तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानली ने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया था और इसके बाद वो डॉक्टर मू से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। यहाँ डॉक्टर मू भी हानली को 6 महीनों बाद देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब उन्हें उम्मीद थी कि शायद मेरी जान बच जाएगी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां पर हानली डॉक्टर मू से कहता है कि मैं फॉरएवर स्प्रिंग के स्टेज 4 पर पहुंच गया। अब वादे के मुताबिक तुम भी मेरे जहर का मुझे एंटीडोट दे दो। जो सुनकर डॉक्टर मू ने फौरन से उसे एंटीडोट दे दिया था। उस एंटीडोट के पीने के बाद डॉक्टर मू भी हानली की कल्टीवेशन पावर को चेक करना शुरू कर देता है, जहाँ उसे यकीन हो गया था कि हाँ ये फॉरएवर स्प्रिंग के स्टेज 4 पर पहुंच गया। ये देखकर डॉक्टर मू काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि हानली ने फौरन से उन पर अपने डैगर से अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे डॉक्टर मू काफी आसानी के साथ ब्लॉक करते हुए पीछे हटा देते हैं और साथ ही साथ वो खड़े होकर कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें अच्छे से मालूम है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं अपनी दुनिया का सबसे बेस्ट कल्टीवेटर हूँ। लेकिन हानली उनकी कोई बात नहीं सुनता और तभी हम देखते हैं कि अचानक से हानली ने वहाँ पर स्मोक बॉम्ब भी फेंक दिया था, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर मू को लगता है कि शायद हानली यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, इसलिए वो फौरन से जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। साथ ही वो हानली से कहते हैं कि तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक मुझे नहीं हरा सकते, इसलिए अच्छा तो यही होगा कि तुम फौरन से मेरे सामने आ जाओ, ताकि मैं तुम्हारी बॉडी की मदद से खुद की इस बीमारी को हील कर सकूं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानली उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा था, बल्कि वो अपनी शैडो शिफ्टिंग की टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार कई गुना ज्यादा हो चुकी थी और वो इसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर मू पर अटैक करना शुरू कर देता है। पर यहाँ डॉक्टर मू भी किसी से कम नहीं थे। वो बहुत ही आसानी के साथ उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उसके साथ फाइट कर रही थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। लेकिन इस फाइट के एंड में भी हम देखते हैं कि डॉक्टर मू जीत गया था, क्योंकि वो बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए हानली पर एक अलमारी गिरा देता है। यह अलमारी के नीचे दब जाने पर डॉक्टर मू से कहते हैं कि हार मान लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। जबकि हानली खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसकी एनर्जी काफी जरा कम हो चुकी थी। पर तभी वो खुद से कहता है कि मैं यहाँ पर यूं नहीं हार सकता, मुझे कुछ भी करके जोंगताई को बचाना होगा। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अचानक से उसकी एनर्जी लेवल काफी जरा हाई हो गया था और अब वो दोबारा से अपनी शैडो शिफ्टिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इस बार उसकी रफ्तार 4 गुना ज्यादा हो चुकी थी। वो बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए अपना डैगर उठाकर डॉक्टर मू पर अटैक करना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर मू इस बार भी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। बेशक इस बार उसे ये सब करने में काफी ज्यादा मुश्किलें भी हो रही थी और इसलिए हम देखते हैं कि अचानक से डॉक्टर मू ने अपनी डिमोनिक सिल्वर हैंड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे हिट होते साथ ही हम देखते हैं कि हानली उड़ता उड़ता सीधा जाकर दरवाजे से टकरा गया था। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर मू भी बड़ी तेजी के साथ उसी के करीब जा रहे थे। ये देखकर हानली फौरन अपने पीछे वाले दरवाजे को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से अचानक रोशनी के आ जाने की वजह से डॉक्टर मू को कुछ वक्त के लिए कुछ नजर नहीं आता और यहाँ हानली भी इसी मौके का फायदा उठाकर बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए अपने डैगर से डॉक्टर मू को जख्मी कर देता है। जिसके बाद वो डॉक्टर मू से कहता है कि सब खत्म हो गया, अब तुम जिंदा नहीं बच सकते, क्योंकि मैंने अपने डैगर पर जहर लगाया था। इसका साफ साफ मतलब यह है कि तुम यहाँ पर जल्द ही मरने वाले हो। जो सुनकर डॉक्टर मू ने बहुत ही जोरों के साथ हंसना शुरू कर दिया था। यहाँ डॉक्टर मू को इस तरह अजीब तरीके से हंसते हुए देखकर हानली उससे कहता है कि चुप हो जाओ, मुझे बस ये बताओ कि जोंगताई कहाँ पर है, क्योंकि मैं उसे वापस अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। जिस पर डॉक्टर मू हंसते हुए उसे कहते हैं अच्छा तो तुम जोंगताई से मिलना चाहते हो, फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें भी उसके पास भेज दूंगा। वो यहाँ पर अभी भी इसी तरह की बातें कर रहा था कि तभी पीछे से हम देखते हैं कि आयरन स्लेव आकर हानली को बेहोश कर देता है। जिसके बाद जब दोबारा हानली की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो किसी अजीब सी जगह पर पहुंच गया था। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर मू कुछ अजीब सा ब्लैक मैजिक कर रहे थे। वो अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी चाकुओं को खोपकर एक अजीब सा स्पेल परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी डार्क सोल बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए हानली की बॉडी में चली गई थी। और यहाँ हानली के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर मू की स्पिरिट बड़ी तेजी के साथ जाकर हानली की स्पिरिट को कैद करना शुरू कर देती है। वो बेसिकली यहाँ पर हानली की बॉडी पर कब्जा कर लेना चाहता था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि डॉक्टर मू कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और साथ ही हम देखते हैं कि हानली की स्पिरिचुअल बॉडी से बहुत ज्यादा हाई एनर्जी निकल रही थी, जो कि डॉक्टर मू की स्पिरिट को वहीं पर जलाकर राख कर देती है। हानली जब होश में आता है तो वो देखता है कि उसके सामने डॉक्टर मू की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और साथ ही साथ उसका भी सर बहुत ही जोरों के साथ चकरा रहा था। जिस पर वो याद करता है कि लास्ट फाइट के दौरान डॉक्टर मू ने मुझ पर अपनी डिमोनिक सिल्वर हैंड से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर दोबारा से जहर आ चुका है। वो इस जहर का एंटीडोट चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देता है, जहां ढूंढते ढूंढते उसे एंटीडोट तो नहीं मिलता, लेकिन अचानक से एक बक्सा मिल चुका था, जिसके अंदर एक मिस्टीरियस सी बेल पड़ी हुई थी, साथ ही साथ एक स्क्रोल और एक बुक भी। जोंगताई इन सबको उठाकर वहां से फौरन निकलने ही वाला था कि तभी बाहर से आयरन स्लेव आ जाता है, जो कि बड़ी तेजी के साथ हानली पर अटैक करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर उसका हर एक अटैक ही काफी ज्यादा जोरदार था, जिसकी वजह से हानली को उसके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। जबकि दूसरी तरफ आयरन स्लेव उसे काफी बुरी तरीके से पीट रहा था। यहाँ हानली आयरन स्लेव
स्लेव को रोकने की कोशिश करता है कि रुक जाओ, तुम्हारे मास्टर मर चुके हैं, अब तुम्हारा और मेरा लड़ने का कोई फायदा नहीं। लेकिन आयरन स्लेव उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा था और वो उस पर लगातार यूं ही अटैक कर रहा था कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि हार्ली की पॉकेट से वही बेल नीचे गिर जाती है, जिसके रिंग होते साथ ही हम देखते हैं कि आयरन स्लेव अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। ये देखकर हार्ली भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जैसे उस बेल को उठाकर रिंग करता है, दोबारा से आयरन स्लेव फिर से अनफ्रीज हो गया था और वो दोबारा हार्ली पर अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर हार्ली ने फिर से उस बेल को एक बार रिंग कर दिया था, जिसकी वजह से आयरन स्लेव एक बार फिर से फ्रीज हो जाता है। ये देखकर हार्ली समझ गया था कि मैं इस बेल की मदद से आयरन स्लेव को कंट्रोल कर सकता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि हार्ली आयरन स्लेव का मास्क हटा देता है। वो देखना चाहता था कि असल में आयरन स्लेव कौन है। जिस पर मास्क हटाते ही हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि वो आयरन स्लेव और कोई नहीं बल्कि जोंगताई है। ये देखकर हार्ली उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन हार्ली तो पूरी तरीके से अजीब तरह बिहेव कर रहा था। ये देखकर हार्ली डॉक्टर मू की उस स्क्रॉल को ओपन कर लेता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था ह्यूमन पपेट, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती। इसकी सोल मर चुकी है, ये पूरी तरह से अपने मास्टर का ही हुक्म मानेगा और जो भी इंसान अपना खून उसके मुंह पर लगाएगा वो इसका नया मास्टर होगा। जो जानने के बाद हार्ली अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि वो अब अपनी बाई की जान नहीं बचा पाएगा। वो अपने बाई के साथ गुजारे हुए इन पुराने लम्हों को याद करते हुए अपने हाथ पर भी कट लगा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हार्ली ने अपना खून आयरन स्लेव के मुंह पर लगा दिया था। जिसके साथ ही वो आयरन स्लेव से कहता है कि आज के बाद तुम कोई गुलाम नहीं बल्कि तुम मेरे भाई हो और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, तुम आज के बाद हमेशा मेरे साथ रहोगे। वो अभी यहाँ पर जोंगताई से ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक वो देखता है कि जोंगताई के कपड़ों में एक लेटर पड़ा हुआ था, जिसे उठाकर पढ़ने के बाद एक बात तो हमें समझ आ जाती है कि ये डॉक्टर मू ने हार्ली के लिए लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब अब तक मैं मर चुका हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा बुरे काम किए हैं, लेकिन मैं हमेशा से इस तरह बुरा इंसान नहीं था, बल्कि मौत का डर सबको इसी तरह से पागल बना देता है। नहीं तो मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं किसी भी मासूम की जान लूं, बस मैं सिर्फ चाहता था कि मैं अपनी जान बचा लूं और अब जब मैं मर चुका हूं तो इन बातों का कोई फायदा नहीं। साथ ही साथ डॉक्टर मू लिखते हैं कि अब तक तो तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि तुम्हारी बॉडी में जहर फैल चुका है, जिसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है सनजेड, जो कि तुम्हें मेरी बीवी की तरफ से मिल जाएगा। तुम्हें बस कुछ भी करके जिया युवान सिटी जाना होगा, जहाँ पर मेरी वाइफ तुम्हें वो जेड सन दे देगी, जिसकी मदद से तुम खुद को ठीक कर सकते हो। पर प्लीज तुम मेरी फैमिली को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि मैं इस तरह के काम कर रहा हूँ। ये सब मैंने उनसे छुप कर किया, उनका इन सब में कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बीवी और मेरी बच्ची को कुछ नहीं कहोगे। साथ ही डॉक्टर मो आखिर में लिखते हैं कि हार्ली तुम्हें अब इस दुनिया के बारे में सब कुछ अच्छे से मालूम हो ही गया होगा कि यहाँ पर मोर्टल्स की कोई भी इज्जत नहीं, इसलिए तुम्हें दिन रात कल्टीवेट करके मेहनत करनी होगी ताकि तुम खुद को इमोर्टल के हाई लेवल तक पहुंचा सको। तब तुम इस दुनिया की असली खूबसूरती को देख पाओगे। बेशक मैं ये सब नहीं देख पाया, लेकिन मेरे लिए ये सब तुम जरूर करना। यहाँ ये लेटर पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि हार्ली ने डॉक्टर मू को दफना दिया था और साथ ही वो खड़ा होकर कहता है कि हाँ मैं जरूर एक इमोर्टल बनकर दिखाऊंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर जिया युवान सिटी पर आ जाता है और यहाँ पर हमें डॉक्टर मू का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी बेटी की जबरदस्ती किसी के साथ शादी कराई जा रही थी। वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसीलिए वो रोते हुए कहती है कि फादर आप कहाँ पर हो, ये लोग मुझे इस तरह से जीने नहीं देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से प्रेजेंट में आ गया था, जहाँ हार्ली का दोस्त वो बंदर हार्ली से पूछता है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर मू आखिर मारा कैसे गया? तुम तो काफी ज्यादा वीक पड़ गए थे, फिर अचानक से उनकी मौत कैसे हो गई? जिस पर हार्ली उन्हें बताता है वो इसलिए क्योंकि मैंने फॉरएवर स्प्रिंग के स्टेज 6 को अचीव कर लिया था और डॉक्टर मू फॉरएवर स्प्रिंग स्किल्स के स्टेज 5 पर थे, जिसकी वजह से वो मेरी बॉडी पर काबू नहीं कर पाए। यहाँ सोल एक्सचेंजिंग टेक्निक में ये सबसे फर्स्ट रूल है कि कभी भी आप अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंसान की बॉडी पर काबू नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने यहाँ पर यही गलती कर दी और फिर वही दिन था जिसके बाद से मैंने अपनी इमोर्टैलिटी का सफर शुरू कर दिया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।